मान लो तुमने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए। बैंक ने कहा 7% ब्याज मिलेगा। तुमने सोचा 70,000 रुपए साल में, बुरा नहीं। लेकिन साल के अंत में जब स्टेटमेंट आई तो नंबर अलग था, थोड़ा कम। थोड़ा नहीं, काफी कम। और जब तुमने बैंक से पूछा तो उन्होंने एक शब्द कहा जो सुनने में बड़ा टेक्निकल लगा, कंपाउंडिंग। बस, जैसे यही काफी था। लेकिन रुको, कंपाउंडिंग तो फायदे की चीज होती है ना, तो नुकसान कहां हुआ? यही सवाल है। और इसका जवाब समझने के लिए हमें बैंक के उस कैलकुलेशन के अंदर जाना होगा जो वो तुम्हें कभी सीधे नहीं समझाते। भारत में इस वक्त करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट्स में पड़े हैं। करोड़ों लोग, करोड़ों घर, करोड़ों सपने। और इन सब का एक साझा भरोसा कि बैंक ऑनेस्ट है, कि जो रेट लिखा है वही मिलेगा। लेकिन रेट लिखना और रेट देना ये दो अलग अलग खेल हैं, और बैंक दोनों खेल एक साथ खेलता है। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तुमने 10 लाख की एफडी करवाई 1 साल के लिए, 7% सालाना। सिंपल कैलकुलेशन, 10 लाख का 7% 70,000 रुपए, यही होना चाहिए था। लेकिन बैंक ने तुम्हें क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया, यानी हर 3 महीने पर ब्याज जुड़ता है। सुनने में अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी ब्याज मिल रहा है। लेकिन असल में क्या होता है? 7% सालाना को बैंक 4 से डिवाइड करता है, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में। तो हर क्वार्टर की रेट हुई 1.75%। पहले क्वार्टर के बाद तुम्हारे पास कितना? 10,70,000 और 17,500 रुपए। दूसरे क्वार्टर में ब्याज लगेगा उस नए अमाउंट में, यानी थोड़ा ज्यादा। तीसरा, चौथा, हर बार बेस बढ़ता जाता है। साल के अंत में तुम्हें मिलेगा 70,000 नहीं, बल्कि 71,166 रुपए। रुको, ये तो ज्यादा है, तो फायदा हुआ ना? हाँ, 1,166 रुपए ज्यादा। लेकिन अब महंगाई याद करो। पिछले साल रिटेल इन्फ्लेशन थी करीब 5 से 6%। तुम्हारे 7% में से 6 घटाओ, रियल रिटर्न बचा सिर्फ 1%। 10 लाख पर 1 साल बाद रियल परचेजिंग पावर में फायदा मात्र 10,000 रुपए के आसपास। 10 लाख, 1 साल, 10,000। और ये टैक्स से पहले का हिसाब है। अब टैक्स आता है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज तुम्हारी इनकम में जुड़ता है। अगर तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो उस 71,000 में से 30% कट गया, बचा करीब 49,700 रुपए। अब रियल रिटर्न निकालो, महंगाई घटाकर। तुम नेगेटिव में हो। 10 लाख रुपए बैंक में रखकर तुम 1 साल बाद टेक्निकली गरीब हो गए। नंबर बढ़े, परचेजिंग पावर घटी। यही है वो अनकंफर्टेबल मैथ जो बैंक के ब्रोशर में कभी नहीं लिखा होता। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो 10 लाख रुपए जो तुमने बैंक को दिए, बैंक उन्हें वॉल्ट में बंद नहीं करता। बैंक उन्हें किसी और को उधार दे देता है। किस रेट पर? होम लोन पर 8.5 से 9%, पर्सनल लोन पर 12 से 18%, क्रेडिट कार्ड पर 36 से 42%। तुम बैंक को 7% पर पैसे दे रहे हो, बैंक उन्हीं पैसों को किसी और को 42% पर उधार दे रहा है। और बीच का फर्क, वो बैंक की कमाई है। इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम। भारत के बड़े बैंकों का निम होता है 3 से 4% के बीच। मतलब तुम्हारे पैसे से बैंक जो कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा तुम तक वापस कभी नहीं आता। तुम लेंडर हो, बैंक ब्रोकर है, और बोरोवर तुमसे भी ज्यादा पे कर रहा है। लेकिन तुम इस चेन में सबसे नीचे खड़े हो। अब जरा सोचो, ये सिस्टम गलत है क्या? नहीं, टेक्निकली नहीं। बैंक ने झूठ नहीं बोला, 7% दिया, क्वार्टरली कंपाउंडिंग दिया। लेकिन जो नहीं बताया वो था रियल पिक्चर। रियल रिटर्न क्या है? टैक्स के बाद क्या बचेगा? इन्फ्लेशन खाने के बाद क्या टिकेगा? और तुम्हारे पैसे से वो कितना कमाएगा? यही हाइप और रियलिटी का फर्क है। बैंक सेफ है, ये सच है। बैंक प्रॉफिटेबल है तुम्हारे लिए, ये बहुत बार सच नहीं होता। और अब जरा जूम आउट करते हैं। भारत में मिडिल क्लास की सेविंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी बैंक डिपॉजिट्स में है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में बैंक डिपॉजिट्स की हिस्सेदारी करीब 50% से ऊपर है। 50% सेविंग्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो अक्सर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टेमिक पैटर्न है। जब करोड़ों लोगों की रियल वेल्थ सिकुड़ती रहती है, क्वाइटली, स्लोली, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो इकोनॉमी में कंजम्पशन पावर घटती है, इन्वेस्टमेंट घटता है, और एक स्लो मूविंग क्राइसिस शेप लेती है जो किसी हेडलाइन में नहीं आती। क्योंकि ये क्राइसिस ड्रामेटिक नहीं है, ये बोरिंग है, और बोरिंग चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि बैंक बुरा है या अच्छा। सवाल ये है, क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम्हारा पैसा कहाँ है और कितना काम कर रहा है? एक स्टेटमेंट आती है, नंबर बढ़े हुए दिखते हैं, तुम मुस्कुराते हो।
लेकिन अगर वो नंबर इन्फ्लेशन से कम रेट पर बढ़ रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं है। वो एक बहुत धीमा, बहुत शालीन, बहुत पोलाइट तरीका है तुम्हें गरीब बनाने का। और सबसे अजीब बात, तुम हर महीने खुद उसी सिस्टम में और पैसे डालते हो।